गांव के एक सुनसान कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, राधा और सीता। माँ बाप कुछ साल पहले एक भयंकर बीमारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी। एक दिन अपनी ही धुन में खोई हुई सीता मंदिर से लौट रही थी। सूरज सिर पर चढ़ आया और तू फूलों की माला सजाए घूम रही है। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन शांति काकी की गाय खेत में फंस गई थी। उसे निकालने में देर हो गई। तेरा क्या, तू तो सबकी मदद में लगी रहती है, चाहे घर में चूल्हा जले या न जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? सीता चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। वह झोपड़ी के कोने में रखे पुराने संदूक तक गई। पहनती थीं तो हमें देखकर मुस्कुराती थीं, कहती थीं, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना। मैं तुझसे सख्त हूँ सीता, क्योंकि मुझे डर है अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी। इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह कमजोर पच्ची दिधे। दीदी, आप कमजोर नहीं हैं, आप मेरी ताकत हैं। अगर आप मेरा साथ देती रहें तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। बाप के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी वक्त गांव की पगडंडी पर तीन परछाइयां उनकी झोपड़ी की ओर बढ़ रही थीं। हरपाल, सुशीला और उनका बेटा रमेश। वे थे बहनों के सगे चाचा चाची। अरे राधा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? बड़ी मुश्किल से जिंदगी कट रही होगी ना, भाई भाभी के जाने के बाद। हम ठीक हैं चाचा जी, जो है उसी में खुश हैं। खुश? इसमें? अगर तुम अपनी जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। बड़े देधी, खुशी से रहोगी। हमें किसी की जरूरत नहीं। ये जमीन मान बाप की आखिरी निशानी है। इसे हम किसी को नहीं देंगे। अरे बेटी, तुम्हारी वो बंजर जमीन भी तो यूं ही पुडीड ही है। दुनिया समझदारी से चलती है, औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई हमारे पास आओगी। तीनों वहाँ से चले गए। सीता ने ये सब घर के अंदर से सुना। उसका चेहरा उदास हो गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले परडीडीएच जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ सीता, पर जब तक मैं हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। रात को चूल्हे के पास बैठी सीता बोली, दीदी, माँ की सादी मैंने संदूक में संभाल कर रख दी। और हाँ, कल गांव में रामायण पाठ है, चलेंगी ना? मन को थोड़ी शांति मिलेगी। लोग ताने मारते हैं सीता, सोचते हैं हम प्रसाद के लालच में जाते हैं, पर हम तो अच्छे हैं ना। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए। भगवान सब में है, तू यहीं से पूजा कर। दोनों बहनें खाना खाकर सोने चली गईं। अगली सुबह दोनों अपनी जमीन देखने गईं, जहां उन्होंने मेहनत से कुछ सब्जियां उगाई थीं। दीदी, अच्छा हुआ हमने ये जमीन नहीं बेची। देखो कितनी सब्जियां उगाई हैं। इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। हाँ, कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा, पर उसके बाद क्या? दीदी, मुझे सिलाई कढ़ाई आती है, मैं वो करके खर्च निकाल लूंगी। आप बस घर संभालिए। नहीं सीता, तू घर पर रहे, मैं लोगों के घर काम करूंगी। और मुझे बांस की टोकरी बनाना भी आता है, जो बाबूजी ने सिखाया था। मैं घर का खर्च निकाल लूंगी। दोनों खेत से घर लौटी और अपने काम में जुट गईं। रात को सोने से पहले दोनों अपनी मुश्किल जिंदगी के बारे में बात करने लगीं। दीदी,
माँ बाप के बिना ये रातें डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली खाली सा है ना? हाँ सीता, पर अब हमें उनकी जिम्मेदारी निभानी है। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर सब उनका दिया हुआ है। इसे हमें बचाना है। अगले दिन खेत पर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि जमीन के बीच में एक खूंटी गड़ाही थी। दीदी, ये खूंटी कौन गड्ढा गया? कल तो ये नहीं थी। जरूर चाचा चाची का काम है। ये लोग हमारी जमीन बांटने की साजिश रच रहे हैं। तभी दूर से हरपाल, सुशीला और रमेश आते दिखे। उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबराओ मत। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले कहाँ होगा। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। ये जमीन मान बाप की निशानी है। इसे हम किसी को नहीं देंगे। अरे, ये जमीन तो तुम्हारी और हमारे रमेश के दादाजी ने दोनों बेटों को बांटी थी। शायद तुम्हारे बाबूजी तुम्हें ये बताना भूल गए। दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेला समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। तीनों वहां से चले गए। राधा और सीता खामोश खड़े ही रहीं। दीदी, क्या वो सच में कागज बदल सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं सीता। लालच में इंसान अंधा हो जाता है। हमें अब बहुत संभल कर रहना होगा। उसी दोपहर दोनों सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और हरपाल पहले से वहां मौजूद था। सरपंच जी, हम न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची हमारी जमीन हड़प करना चाहते हैं। शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, पर बेबस नहीं। कृपया हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। सरपंच ने अगले दिन पंचायत बुलाकर फैसला करने की बात कही। राधा और सीता की आंखों में उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़पट्टी में दोनों बात कर रही थीं। दीदी, क्या गांव वाले हमारा साथ देंगे? देखते हैं सीता। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। माँ बाप के जाने के बाद किसने हमारी मदद की? बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो गई। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज थी। दोनों बहनों को चिंता में नींद नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास नहीं होता कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी लगता है बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगाएंगे। हाँ सीता, उनकी कमी मुझे भी खलती है, पर तू चिंता मत कर। मैं हूं ना। जब तक मैं हूं, तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगी। दीदी, जब माँ बाप गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर हो गए। चाचा चाची तो बस हमारी जमीन के लिए करीब थे। दुनिया चालाक है सीता। रिश्ते अब खून से नहीं, धन से बनते हैं। पर हम चुप नहीं रहेंगे। अपने हक के लिए लड़ देंगे। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि हरपाल पंचायत से जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा है। सुन, हरपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। ये बात राधा तक पहुंची। वह सीता को लेकर सरपंच के पास गई। सरपंच जी, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे माँ बाप की जमीन पर चाचा जबरदस्ती दावा कर रहे हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं।
तभी हरपाल, सुशीला और रमेश वहां पहुंचे। सरपंच जी, हम तो इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने इन्हें पाला, अब ये हमें बदनाम कर रही हैं। ऐसे कैसे सरपंच जी, ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये परिवार नहीं, लालच का नाटक है। ऋषचंद्र की जमीन में धर्मपाल का भी हिस्सा है। क्या सबूत है? हाँ, सबूत पेश करो, तब मैं फैसला लूंगा। हरपाल, सुशीला और रमेश हताश होकर चले गए। पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कितने पैसे दिए मेरे चाचा ने? बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मैं जांच करूंगा और तुम्हें न्याय दूंगा। दोनों बहनें राहत और शक के साथ घर लौटीं। रात को चारपाई पर बैठकर दोनों बात करने लगीं। दीदी, क्या हमारी जमीन हमारे पास रहेगी? पता नहीं सीता, वो लोग लालची हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा। गांव की हवाओं में सरसराहट थी। आसमान में बादल थे, पर बारिश का नामो निशान नहीं। दीदी, आज खेत चलें? पिछली बार की सब्जियां कहीं जानवरों ने खराब न कर दी हों। हाँ, चल। खेत देखने से मन हल्का होता है। खेत के पास पहुंचते ही सीता ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वो रमेश है ना? रमेश उनके सामने खड़सिहा रहा था, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। बड़े दादा, घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले मासूम बनती थी, अब गांव की मालकिन। ये जमीन मेरे बाबा की है, मैं सब छीन लूंगा। रमेश भैया, हमने कुछ छीना नहीं, हम बस अपने हक की रक्षा कर रहे हैं। जाओ, पंचायत में बोल देंगे कि तू हमें धमकी दे रहा है। रमेश धमकी देकर चला गया। दोनों बहनें मायूस होकर घर लौटीं। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमने क्या बिगाड़ा है? लालच कभी खत्म नहीं होता सीता, भगवान उनके कर्मों का फल देगा। कुछ दिन बाद हरपाल के तेल के कारखाने में आग लग गई। हरपाल और रमेश दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। गांव वालों ने आग बुझा दी थी, पर नुकसान हो चुका था। ये आग यूं ही नहीं लगी, ये हरपाल के बुरे कर्मों का फल है। हरपाल को अपनी गलतियां याद आने लगीं। तभी एक साहूकार आया। हरपाल, मेरे सारे पैसे डूब गए, इस नुकसान की भरपाई तुझे करनी होगी। सेठ जी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए, अपनी जमीन दे दे, कुछ कर्ज तो चुक जाएगा। हरपाल और रमेश हताश होकर घर लौटे। हम बर्बाद हो गए, ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल है। तो अब क्या करें? क्यों न राधा और सीता से माफी मांगे, उनकी जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे, मुनाफा बांट लेंगे। कैसी मदद? इतना दुख दिया है हमने उन्हें। फिर भी माफी मांगकर देखते हैं। तीनों राधा और सीता के घर पहुंचे। चाचा जी, आप क्या लेने आए हैं? बेटी, हमारा कारखाना जल गया, हम बर्बाद हो गए। हम माफी और मदद की आस ले आए हैं। हम तो खुद मुश्किल से जी रहे हैं। हम मदद करेंगे चाची, जो हुआ सो हुआ। आप हमारे चाचा चाची हैं। पागल हो गई है सीता, इन लोगों ने हमें कितना दुख दिया। दीदी, माँ बाप होते तो वो भी मदद करते। माफी मांगने वाला वृद्धा होता है। मुझे तुम्हारी कसम दीदी, उनकी मदद कर दीजिए, उनकी खेती से हमारा भी फायदा होगा। राधा सीता की मासूमियत देखकर मान गई। हरपाल, सुशीला
और रमेश ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वे कभी बुरा नहीं करेंगे।